सो हमने नया रेशियो स्टार्ट किया था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिल्कुल बेसिक, इसका मीनिंग हमने क्या बनाया था? रिटर्न का मतलब होता है नेट प्रॉफिट, रिटर्न मीन्स नेट प्रॉफिट, और इसको हम डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया, पैसा लगाया गया है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। एक बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है इसकी। अब इसके अंदर कि मैंने कितना पैसा लगाया और कितना प्रॉफिट मुझे हुआ एक साल में, नेट प्रॉफिट यहाँ पर एक साल का नेट प्रॉफिट है ये, और कितना पैसा लगाया और उसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज के अंदर ही आएगा। अब हर कोई चाहता है कि मैं जितना पैसा लगाऊं तो ज़्यादा में ज़्यादा प्रॉफिट आए, मैं पैसे लगाऊं जितने प्रॉफिट ज़्यादा में ज़्यादा आए, तो दिस इज़ हायर द बेटर। जितना ज़्यादा होगा उतना ये भी अच्छा होगा। तो सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ जितना ज़्यादा होंगे उतने अच्छे होंगे, इसी तरह से ये भी ज़्यादा हो तो अच्छा है। तो बेसिक मीनिंग इसका यही है, प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड करो, इनटू 100 कर दो। लेकिन थोड़ा सा उसको फाइन ट्यून करना पड़ता है। उसके लिए हम इसका मीनिंग समझते हैं कि नेट प्रॉफिट क्या होता है और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। ठीक है, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड समझ लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में जो पैसा लगाया गया। अब पैसा मैं खुद का लगा सकता हूँ, ओनर भी लगा सकता है पैसा, या फिर किसी से लोन लेकर भी मैं पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों तरह से पैसा हो सकता है। ओनर का पैसा क्या होता है? शेयर होल्डर फंड्स। ओनर का पैसा जो होता है वो होता है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर इज़ द ओनर, या कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। अकॉर्डिंगली अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरी कैपिटल आप लोगे, प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरी कैपिटल आप लेंगे। शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, इक्विटी और प्रेफरेंस, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है ना, शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल, उसमें आप ऐड करोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। कंपनी के केस में पार्टनरशिप है तो पार्टनर की कैपिटल लोगे, रिजर्व एंड सरप्लस उसमें आप ऐड करोगे। प्रोप्राइटर का अगर आप कर रहे हो, प्रोप्राइटर की कैपिटल लेंगे, अगर उसने कुछ रिजर्व्स बना रखे तो वो रिजर्व्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो ये पैसा हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड में, ओनर ने खुद ने लगाया। अब यहाँ हम बिजनेस की एफिशिएंसी देख रहे हैं कि बिजनेस में जो पैसा लगाया, कितना पैसा लगाया और कितना मेरा प्रॉफिट आया। बिजनेस की एफिशिएंसी देख रहे हैं कि भाई गेमिंग का बिज़नेस अच्छा है, या आईपीएल का बिज़नेस अच्छा है, या रेडीमेड गारमेंट्स का बिज़नेस अच्छा है। तो हम बिज़नेस की एफिशिएंसी देख रहे हैं। ठीक है ना, तो बिज़नेस में मैं खुद भी पैसा लगा सकता हूँ, या फिर मैं कहीं से लोन लेकर भी पैसा लगा सकता हूँ। लोन लेकर के बिज़नेस में पैसा लगाना, तो लोन जो होता है जो लंबी अवधि वाला होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, वो वाला लोन यहाँ पर लेना है। शॉर्ट टर्म वाला लोन नहीं लेना। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक महीने किसी से गुड्स परचेज़ किए, एक महीने बाद पेमेंट करना है, ये कोई लोन बिजनेस में लगाया हुआ पैसा नहीं है, ये तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, एक महीने बाद मैं उसको वापस रीपे कर दूंगा। तो हमें इस रेशियो के पर्पज से सिर्फ क्या लेना है? नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ लेनी है। इस थर्ड पार्टी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि अब नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, या फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जैसे डिबेंचर्स आपने इशू किए, जो कि एक साल से ज़्यादा पीरियड के बाद रीपेबल है, वो आ जाएंगे। बैंक लोन लिया 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, अगर कोई बोरोइंग विद इन 1 ईयर रीपेबल है तो फिर वो यहाँ पर नहीं आएगी। अगर एक साल के अंदर अंदर पे करना है देन इट विल नॉट कम हेयर। तो शेयर होल्डर फंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस शेयर कैपिटल। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये आपका क्या बताएगा, ये दिस इज़ योर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है ना, अभी आपने यहाँ से लिया, लेकिन जैसा कि हमने पहले कैपिटल एम्प्लॉयड का टॉपिक पढ़ा था, इसके अंदर से कुछ फिक्टिशियस एसेट्स टाइप की चीज़ें हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक लेस का भी हम कॉलम डालेंगे, ये तो सब आपका ऐड हो रहा है। लेस क्या क्या करेंगे हम यहाँ पे, गुडविल को लेस करेंगे, कोई और फिक्टिशियस एसेट्स है उसे हम लेस कर देंगे, फिक्टिशियस एसेट्स को लेस करेंगे। और एक और चीज़ हम क्या लेस करते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को भी हम लेस करते हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो हमने किसी अनरिलेटेड बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। मेरा बिजनेस तो मान लीजिए रेडीमेड गारमेंट्स का है, मैंने किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, तो वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे मेरे बिजनेस को डायरेक्टली फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमने शेयर होल्डर फंड्स लिया, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कोई भी रिजर्व हो सकता है, कई तरह के होते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, सारे रिजर्व्स आप यहाँ ले लोगे। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर वाले। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, माइनस करेंगे गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पर आपका फिर आएगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर फंड से ये सारा आपको मिलेगा लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ। अगर आपको बैलेंस शीट मिलती है, ये सब चीज़ें लाइबिलिटी साइड में लिखी हुई मिलेगी, और ये जो माइनस कर रहे हैं हम, ये आपको असेट साइड में लिखा हुआ मिलेगा बैलेंस शीट में। ऊपर वाली चीज़ सब लाइबिलिटी साइड में मिलती है, ये आपको असेट साइड में लिखा हुआ मिलेगा। लाइबिलिटी साइड से हमने क्या छोड़ा, देखो लाइबिलिटी साइड में अगर कोई भी बैलेंस शीट आप देखोगे तो उसमें शेयर होल्डर फंड्स आता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ आता है, और एक टर्म और आती है करेंट लाइबिलिटीज़। ठीक है ना, तीन मेन हेडिंग्स होते हैं किसी भी बैलेंस शीट के अंदर। तो करंट लाइबिलिटी को हमने नहीं लिया है। करंट लाइबिलिटी मतलब रीपेबल विद इन नेक्स्ट 1 ईयर, अगले 1 साल में जिसका रीपेमेंट होना है उसको हम करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। तो करंट लाइबिलिटी को हमने छोड़ दिया है, बाकी चीज़ों को दोनों को हमने यहाँ पर लिया है। तो करंट लाइबिलिटी नहीं लेनी है, बाकी लाइबिलिटी साइड से सब कुछ आ गया है। अब करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है वो हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ इतना हेडिंग आपके लिए काफ़ी है। तो ये पैसा है जो मैंने बिज़नेस के अंदर लगाया है, चाहे मेरा खुद का पैसा हो, चाहे मैं किसी से लोन लेकर के बिज़नेस में पैसा लगाऊं, मुझे बिज़नेस की एफिशिएंसी देखनी है कि पैसा कितना लगाया और रिटर्न कितना आया, प्रॉफिट कितना अर्न किया। जब कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट आपने पार्टनरशिप में पढ़ा था गुडविल वाले चैप्टर में, वहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन क्या सेम थी या अलग थी, ये आपको क्लास के बाद खुद पढ़ के रिवाइज़ करना है। जो गुडविल वाला चैप्टर था वहाँ पर भी हमने कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब वो कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन और ये कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन क्या सेम है या अलग अलग है, क्लास के बाद आप इसको पढ़ेंगे, अगर कुछ डिफरेंस है तो उसे नोट डाउन करेंगे, देन उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, ये हमारी है लाइबिलिटी साइड अप्रोच। लाइबिलिटी साइड अप्रोच, ये लाइबिलिटी साइड अप्रोच है। मतलब लाइबिलिटी साइड से मैं डेटा उठा रहा हूँ मेनली, ये माइनस करने वाला असेट साइड से आ रहा है नो डाउट, बट मेन डेटा जो मैं लाइबिलिटी साइड से पिक किया है। इसी तरह से एक असेट साइड अप्रोच भी हो सकती है। असेट साइड अप्रोच भी आपकी यहाँ पर हो सकती है। असेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें हम लेंगे फर्स्ट चीज़ जो लेंगे हम नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स मतलब जो करेंट एसेट्स नहीं है। करेंट एसेट्स क्या होते हैं,
जिनका पैसा हमें अगले 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा, वो करंट एसेट्स है। और नॉन करंट, जिनका जो पैसा 1 साल के बाद मिलेगा, वो नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये 3 चीज़ें आपकी नॉन करंट एसेट्स में आती है। फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यहाँ ध्यान दीजिए, ट्रेड वाले इन्वेस्टमेंट्स हम ले रहे हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं आते। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हमने लाइबिलिटी साइड से चलते हुए भी लेस कर दिया है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं लेंगे, सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ओनली ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर नॉन ट्रेड है तो आपको फिर उसे नहीं लेना है। ये हो गया आपका। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे करंट एसेट्स। ये नॉन करंट एसेट्स थे। नॉन करंट एसेट्स विच आर रीपेएबल आफ्टर मोर देन 1 ईयर। रीपेएबल आफ्टर मोर देन 1 ईयर का मतलब क्या? जैसे मान लिया फिक्स्ड एसेट्स है, मैंने मशीन लगा ली। अब मशीन लग गई, मैंने पैसे खर्च किए, मशीन मेरे पास आ गई। अब मशीन बेच करके मेरे पास कैश नहीं आने वाला है। मशीन तो मैंने लंबे टाइम के लिए लगाई है और उससे मैं सामान बना करके सेल करूँगा, तो मशीन बेच करके कैश में कन्वर्ट होने वाला नहीं है अगले 1 साल के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको जो लिखा है विच आर रीपेबल आफ्टर मोर देन 1 ईयर। अगले 1 साल में मैं मशीन बेचने वाला नहीं हूँ, वो आपकी नॉन करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स क्या होते हैं? विच आर रीपेबल विद इन नेक्स्ट 1 ईयर। जैसे मान लीजिए करंट एसेट्स का कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सन्ड्री डेटर्स है। डेटर्स है मतलब मैंने उधार पे सामान सेल किया। अब कितने दिन के उधार पे दे? अगर आप बाज़ार में कोई चीज़ खरीदने जाते हो, कितने दिन का उधार देता है आपको? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उससे ज़्यादा उधार कोई देता नहीं है। 1 साल तो बहुत हो गया, मतलब 1 साल के अंदर तो डेटर का पैसा आ ही जाएगा। तो ये दिस इज़ अ करंट एसेट। तो करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ होता क्या है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वर्किंग कैपिटल रेशियोज पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ करंट एसेट्स जिनका पैसा हमें अगले 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा, वो करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स को हम ऐड कर देंगे और माइनस किसको करेंगे? करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। देखिए करंट लाइबिलिटीज़ हमने इधर से भी छोड़ दिया था, लाइबिलिटी साइड से भी, इधर भी हम करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। जब करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करते हो तो इसको वर्किंग कैपिटल भी बोला जाता है। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, इसे वर्किंग कैपिटल भी बोला जाता है। तो आप या तो सीधा हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, इस तरह से हो सकता है। या फिर नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। जब असेट साइड से आप ले रहे हो, ये गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, इनको आप छोड़ दोगे। जैसे हमने पहले ही सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही लिया है, तो हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर है तो उसे छोड़ देना है। कोई फिक्टिशियस एसेट्स हमने लिए ही नहीं, फिक्टिशियस एसेट्स सिर्फ नॉन करंट लिए हैं, करंट लिए हैं, फिक्टिशियस एसेट्स एक्सक्लूड किए हुए हैं। फिक्टिशियस एसेट्स इसको यहाँ लिख देते हैं एक्सक्लूडेड। फिक्टिशियस एसेट्स हमने एक्सक्लूड कर दिए, गुडविल हमने एक्सक्लूड कर दी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हमने एक्सक्लूड कर दिए। ये 3 चीज़ हमने एक्सक्लूड करी है। तो असेट साइड में यही आता है मेनली। नॉन करंट एसेट्स आते हैं, करंट एसेट्स आते हैं। करंट लाइबिलिटी आपको लाइबिलिटी साइड में लिखी हुई मिलेगी। तो करंट एसेट्स लेना है, करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देना है। चाहे लाइबिलिटी साइड अप्रोच लो, चाहे असेट साइड अप्रोच लो, दोनों से कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट मैच होती है हमारी। असेट साइड लाइबिलिटी साइड का टोटल मैच होता है।
किसी भी साइड से आप लीजिए, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड विल रिमेन सेम। कब असेट साइड अप्रोच यूज़ करूँ, कब लाइबिलिटी साइड अप्रोच यूज़ करूँ, इसके लिए डिपेंड करता है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कौन सी मिली है। अगर क्वेश्चन आपको शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच यूज़ करो। अगर क्वेश्चन आपको फिक्स्ड एसेट्स करेंट एसेट्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो असेट साइड अप्रोच आप यूज़ करोगे। दोनों की इन्फॉर्मेशन दी गई है, किसी भी अप्रोच से आप कर सकते हो, दोनों का आंसर विल रिमेन सेम। ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। बेसिक बात क्या है, कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। तो कितना पैसा लगा हुआ है शेयर होल्डर फंड्स नॉन करेंट लाइबिलिटी, इससे मालूम पड़ता है। फिर उस पैसे से हमने असेट्स खरीद लिए, तो असेट्स खरीद लिए उसी पैसे से, तो जो खरीदा उसको भी जोड़ करके मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जो आपने नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, नेशनल इनकम कैलकुलेशन के कितने मेथड्स होते हैं, याद है किसी को? नेशनल इनकम का जो चैप्टर आपने पढ़ा है, सर 3 मेथड होते हैं। कौन से मेथड्स होते हैं? वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर और इनकम। वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर और इनकम, ये 3 मेथड आपके हैं, वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर और इनकम। तीनों मेथड से नेशनल इनकम सेम आती है या अलग अलग आती है? सेम आती है। सेम आती है, ठीक है ना। तो 3 मेथड हो गए, कैलकुलेट नेशनल इनकम के आपके 3 मेथड हो गए, तीनों से नेशनल इनकम सेम आ रही है। आपने मे बी जब आपने चैप्टर पढ़ा, इसको पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया होगा, आपको याद नहीं होगा अभी ढंग से। क्यों सेम आती है, क्यों ऐसा है कि तीनों मेथड से मेरी इनकम सेम आ रही है? देखो, मान लीजिए कि आपको पॉकेट मनी मिल रही है ना, आपको आपके पापा से पॉकेट मनी मिल रही है ₹1000 पर मंथ, हर महीना 1000 रुपये मिल रही है, तो साल के आपको 12,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। तो इससे आपकी इनकम पता पड़ गई, दिस इज़ योर इनकम, ठीक है ना। अब इस 12,000 को आप खर्च करोगे, इस 12,000 को आप खर्च करोगे, मे बी आपने लेट से आपने ऑटो वगैरह पे खर्च किए 2,000 रुपये, आपने बुक्स परचेज़ कर ली 3,000 की, आपने वीडियो गेम खेल लिया बाज़ार में जाके 1,000 का, ठीक है ना। आपने स्नैक्स खा लिए मे बी 1,500 रुपये के, आपने कुछ अपने लिए कप क्लोथ्स खरीद लिए 3,000 के, ठीक है ना। कितने पैसे हो गए? 10,500। एक और कुछ लगा लेते हैं, आपने गिफ्ट दे दिया अपने फ्रेंड को 1,500 रुपये का। तो भाई जितना पैसा आपके पास है उतना ही आप खर्च करोगे, 12,000 रुपये, 12,000 ही आप खर्च करोगे। तो मैं अगर मुझे आपकी इनकम जाननी है, कितनी इनकम मिली उसको भी जोड़ सकता हूँ। अगर मेरे पास इनकम नहीं है तो आपने क्या क्या खर्चा किया उसको भी मैं जोड़ के आपकी इनकम निकाल सकता हूँ। नेचुरली जो इनकम अर्न करोगे वही आप खर्चा करोगे, तो इससे भी आपकी इनकम निकाली जा सकती है खर्चे को जोड़ के। तो जो एक छोटे से इंडिविजुअल लेवल पे होता है वही चीज़ कंट्री में भी होता है। कंट्री भी जो इनकम अर्न करेगी उसको खर्च करेगी। तो चाहे इनकम जोड़ लो चाहे एक्सपेंडिचर जोड़ लो, यू विल गेट द सेम फिगर। इसलिए इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड का से नेशनल इनकम जो होती है वो सेम आती है, ठीक है ना। इसी तरह से आपका वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड को आप प्रोडक्शन भी बोलते हो, प्रोडक्शन मेथड। बेसिकली हमने क्या किया, टोटल प्रोडक्शन जोड़ लिया कंट्री में कितना हो रहा है। प्रोडक्शन मतलब कोई भी गुड्स सर्विसेज बन रहे हैं उनको सबको आपने ऐड किया, प्रोडक्शन, ठीक है ना। मान लीजिए कि हमारे कंट्री में कार बन रही है 1,000 की, शूज़ बन रहे हैं 2,000 के, क्लोथ्स बन रहे हैं 3,000 के, ठीक है ना, चॉकलेट्स बन रही है 2,000 की, ठीक है ना। टोटल प्रोडक्शन हुआ 8,000 रुपये का। अब जिन लोगों ने जो भी फैक्ट्री ओनर्स है, इंडस्ट्री वाले लोग हैं, उन्होंने जो बनाया, इस 8,000 रुपये को करेंगे क्या? जो 1,000 की कार बेची, जो पैसा बेचने से मिल रहा है, इस पैसे का क्या होगा? या तो ये उनका प्रॉफिट होगा, या ये सैलरी दे देंगे जो लोग काम कर रहे हैं उनको, किसी को किराया दे देंगे मकान का, ठीक है ना, या इंटरेस्ट दे देंगे।
तो जो सेल जितने रुपए के 8,000 रुपये अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ये इनकम बन जाएगी। दिस विल बिकम योर इनकम। ठीक है ना। तो अगेन क्या हुआ, जितना प्रोडक्शन हुआ वो इनकम में बढ़ गया, तो प्रोडक्शन और इनकम मैच हो गया। इनकम और एक्सपेंडिचर मैच होता है, तो नेशनल इनकम कहीं से भी निकाल लो, चाहे टोटल प्रोडक्शन कर लो, में जितना सामान बना, मान लिया कार वाला 1,000 रुपये की कार बेचेगा, फिर इस पैसे का वो करेगा क्या? उसके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह दे देगा, अगर उसने शोरूम खोल रखा है तो उसका किराया दे देगा, उसका खुद का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये 1,000 रुपये सब लोगों में बंट जाएंगे, सबकी इनकम बन जाएगी। वो इनकम इनकम मेथड में आ जाएगी। वो पैसा इनकम वाले लोग क्या करेंगे, खर्च करेंगे, तो एक्सपेंडिचर मेथड हो जाएगा। तो प्रोडक्शन से, इनकम से, एक्सपेंडिचर से कहीं से भी जोड़ लो, सेम आंसर आएगा, क्योंकि वही पैसा बंट रहा है अलग अलग जगह पे। ये आपका नेशनल इनकम के अंदर ये कंसेप्ट था। इसी तरह से बैलेंस शीट में भी क्या है, असेट और लाइबिलिटी का टोटल मैच है। मैं चाहे लाइबिलिटी साइड को जोड़ लूँ, चाहे मैं असेट साइड को जोड़ लूँ, सेम फिगर मेरे पास आएगी। और कोई चीज़ अगर मुझे माइनस करनी है तो दोनों मेथड में वो चीज़ माइनस होएगी। फिर जैसे मान लीजिए फिक्टिशियस असेट वगैरह है, गुडविल है, असेट साइड पे जाऊंगा तब भी इनको छोड़ना है मुझे, लाइबिलिटी साइड से जाऊंगा तब भी मैं इनको छोड़ दूंगा। तो मैं सेम ही सिमिलर चीज़ें मैं ले रहा हूँ, इसलिए मेरा आंसर दोनों तरफ से मैच होएगा। चाहे लाइबिलिटी साइड ले लो, चाहे आप असेट साइड ले लो, आंसर विल रिमेन सेम। अब बेसिक लेमैन टर्म में अगर बात करनी है रेशियो की, कितना पैसा बिजनेस में लगाया, वो यहाँ पर बेसिक बात ये है। एनी डाउट्स इसमें, किसी को डाउट? चलिए, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। बिल्कुल इतना, अगर आपको इतना आता है इतना काफ़ी है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं। बस इतनी डेफिनेशन आनी चाहिए लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड की, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका निकल जाएगा। अब नेट प्रॉफिट की बात आती है। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड में कुछ डाउट है, एक बार देख लीजिए वापस से, देन हम नेट प्रॉफिट पे चलते हैं। ये नेशनल इनकम को हटा देते हैं ऐसे। चलिए, अब नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है यहाँ पे? नेट प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड, इस तरह ये डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स, बिफोर डिविडेंड। बिफोर का मतलब क्या होता है? देखिए, ये हमने यहाँ पर एक P&L अकाउंट बना रखा है। P&L अकाउंट में लास्ट में यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाला गया है। लास्ट में नेट प्रॉफिट 17,000 निकाला गया है। अगर मुझे यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलना है, जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ 5,000 के हैं, नेट प्रॉफिट फाइनली जो आया 17,000 का है। अगर मुझे बताना है नेट प्रॉफिट बिफोर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, तो कितना होगा बताइए? नेट प्रॉफिट बिफोर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटाने से पहले वाला नेट प्रॉफिट कितना होगा? सर 23,000। 22,000 होगा। 17,000 प्लस 5,000, 22,000। 22,000 अगर प्रॉफिट होगा, मतलब अभी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने कट नहीं करे हैं। ठीक है ना। अगर हमें चाहिए कि नेट प्रॉफिट बिफोर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिफोर डेप्रिसिएशन, तो कितना हो जाएगा? 17,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000। ये क्या हो गया? बिफोर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिफोर डेप्रिसिएशन। अगर हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिफोर डेप्रिसिएशन, बिफोर कैरेज आउटवर्ड्स, तो कितना हो जाएगा? 17 प्लस 5
+2 + 8 नेट प्रॉफिट बिफोर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिफोर डेप्रिसिएशन, बिफोर कैरेज आउटवर्ड्स हो जाएगा 17 + 5 + 2 + 8। मतलब उस चीज़ को घटाने से पहले वाला प्रॉफिट आपको लेना है। अगर वो चीज़ ऑलरेडी घट चुकी है तो उसे ऐड बैक कर दो। तो हम क्या बोलेंगे, फाइनल नेट प्रॉफिट जो आया वो प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स डिविडेंड। तो ये हमारा फिर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है अगर, तो उसमें इंटरेस्ट को वापस ऐड करो, टैक्स को वापस ऐड करो, डिविडेंड को आप यहाँ पर वापस ऐड करोगे। ये टैक्स कौन सा है, ये टैक्स आपका इनकम टैक्स है। टैक्स कई तरह के होते हैं, उनमें से इनकम पे जो टैक्स लगता है उससे यहाँ पर ऐड करना है, सिर्फ उसी की यहाँ पे बात हो रही है। और कोई टैक्स आप लोगों ने पढ़े हैं किसी और सब्जेक्ट में? इनकम टैक्स के अलावा Yes, sir. और कौन सा टैक्स होता है बताइए? इनकम टैक्स के अलावा और कौन सा टैक्स होता है? सर सारे Wealth इनडायरेक्ट tax. टैक्सेस, The जीएसटी, GST. जीएसटी होता है। सो जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ हम सिर्फ इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। क्या डिफरेंस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में? सर इनकम टैक्स आप दूसरे को शिफ्ट नहीं कर सकते, बट जीएसटी आप दूसरे को शिफ्ट कर हाँ, सकते हो। बात आपने बिल्कुल ठीक बोली है, बट दूसरे को शिफ्ट करने का क्या मतलब है? मीन सर कोई और भी पे कर सकता है उसको कोई और भी पे कर दूसरे सकता के है, बिहाफ में। मतलब कि आपकी जगह रिमी पे कर देगी ऐसे? यस सर। अरे ये तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा। मेरा मैं बोलूँगा कि मेरा टैक्स बाकी लोग सब पे कर दो जा जाके, मुझे पे नहीं करना पड़ेगा। क्या डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में? सर डायरेक्ट टैक्स हम लोग खुद भर रहे होते हैं अपने अपनी इनकम पे। ओके एंड इनडायरेक्ट टैक्स जो हम लोग कभी कोई परचेजेस करते हैं जो उस पे टैक्सेस लगे होते थे, लाइक सर्विस टैक्स, गुड, जीएसटी लग गया, बाकी पहले लगते थे वैट वगैरह लगते थे। ओके इनडायरेक्ट टैक्स होगा मतलब वो इन लाइक ओरिजिनली वो उस जैसे एक रेस्टोरेंट है उसको पे करना था वो टैक्स, ओके। बट वो उसकी फूड के बिल पे लग गया तो वो इनडायरेक्टली हमने पे करा। तो दैट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स। देखो श्रेया ने जो बोला वो भी ठीक बोला था, आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ठीक बोला है, बट स्टिल पूरा बिल्कुल पॉइंट पे नहीं लगा हो जाके। आपकी डेफिनेशन बहुत अप्रोप्रिएट है। वाई इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट का क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही डेफिनेशन बोली है, एग्ज़ाम में लिखोगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बट स्टिल अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा गैप है। वाई इनडायरेक्ट? देखो जब भी टैक्स है, टैक्स किसको मिलता है? टैक्स है तो गवर्नमेंट को मिलेगा। पहले के ज़माने में राजा को मिलता था, आज के ज़माने में राजा गवर्नमेंट ही है। तो जो भी टैक्स है अल्टीमेटली जाएगा गवर्नमेंट के पास, है ना। टैक्स ऐसा नहीं हो सकता मैं आप लोगों पे टैक्स लगा दूँ तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी, फिर मैं आप पे, मेरे पास टैक्स लगाने का कोई राइट नहीं है ना। या कोई और आपकी स्कूल आप पे कोई टैक्स लगा दे, ऐसा नहीं हो सकता। टैक्स तो गवर्नमेंट ही लगाएगी और कोई टैक्स नहीं लगा सकता। तो अब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है किसके लिए भाई? इसी जो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की इनकम यही है, इसी पैसे से गवर्नमेंट अपना खर्चा करती है, गरीबों को कोई मुफ्त राशन देती है, सड़कें बनाती है, देश की रक्षा के लिए हथियार वगैरह खरीदती है, पुलिस को तनख्वाह देती है, आर्मी को तनख्वाह देती है, वो सब खर्चा टैक्स से ही चलता है। तो इसलिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। टैक्स कई सारे तरह के हो सकते हैं, ठीक है ना। एक हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स, एक हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। जैसे इनकम टैक्स है, अब इनकम टैक्स मान लीजिए मेरे पर इनकम टैक्स लगाया, मेरा इनकम टैक्स है, मैं गवर्नमेंट को दूंगा डायरेक्टली जा कर के, बीच में कोई नहीं है। आई विल गो एंड पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। मेरी इनकम होगी मान लीजिए 1 लाख रुपए है, उस पर 10,000 का टैक्स है, मैं सीधा जाके गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करूँगा डायरेक्टली, बीच में कोई नहीं आएगा। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, मान लीजिए जैसे जीएसटी है ना। आप रेस्टोरेंट, मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, ठीक है, मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, खाना मैंने खाया, टैक्स मेरे पे लग रहा है, लेकिन मैं सीधा गवर्नमेंट को नहीं देता हूँ, मैं किसको देता हूँ? रेस्टोरेंट वाले को देता हूँ।
मैंने रेस्टोरेंट वाले को टैक्स दिया, रेस्टोरेंट वाला गवर्नमेंट के पास जमा कराएगा। आप अपने बिल देखते हो, बिल में क्या होगा, 1,000 रुपया खाना खाया, 200 रुपये का टैक्स है। आप रेस्टोरेंट वाले को 1,200 रुपये देते हो, लेकिन रेस्टोरेंट वाला उसमें से सिर्फ 1,000 अपने पास रखता है, 200 रुपये वो जाकर गवर्नमेंट को जमा कराता है, एक्चुअल में जाके जमा वो कराता है, ठीक है ना। तो दिस इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब गवर्नमेंट के पास टैक्स जा रहा है इनडायरेक्टली मेरे से। टैक्स मैं दे रहा हूँ बट पहले रेस्टोरेंट के पास गया, फिर गवर्नमेंट के पास गया, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स बन गया। तो मेरे पे गुड्स एंड सर्विसेज पे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। हाँ, सर्विसेज पे भी जीएसटी होता है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है। हमने एग्जांपल रेस्टोरेंट का लिया, कुछ भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। आप बार्बर के पास बाल कटाने जाते हो या ब्यूटी पार्लर में आप जाते हो, तो आप पैसे ब्यूटी पार्लर वाले को दोगे, ब्यूटी पार्लर वाला उसमें से टैक्स गवर्नमेंट के पास जाके जमा कराए, तो दिस इज इनडायरेक्टली पहुँच रहा है, सीधा गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा है ऐसा टैक्स। और ये लेमन टर्म्स में टेक्निकली फिर बर्डन किस पे है, बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है। इसको इसी तरह से बोल सकते हैं कि रेस्टोरेंट वाले पे जीएसटी लगा था, लेकिन रेस्टोरेंट वाले ने टैक्स का बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट कर दिया। रेस्टोरेंट सर्विस पे टैक्स है, तो रेस्टोरेंट वाले पे टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, लेकिन उसने पैसा अपने कस्टमर से ले लिया, तो उसने बर्डन शिफ्ट कर दिया। जो चीज़ वाणी ने बोली डेफिनेशन में, इस तरह से भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। तो हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें जीएसटी से कोई मतलब नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इनकम टैक्स से मतलब है। क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी कि जीएसटी का बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट हो जाता है। अब अगर मैं किसी कंपनी के ऊपर टैक्स की बात कर रहा हूँ, कंपनी के बैलेंस शीट में देख रहा हूँ, तो कंपनी पे तो जो भी टैक्स होगा वो अपने कस्टमर से रिकवर कर लेगी, तो जीएसटी कंपनी के लिए कोई खर्चा है ही नहीं, वो तो अपने कस्टमर से ले लेगी। तो ये मेरा इस एनालिसिस में जीएसटी आएगा नहीं, सिर्फ यहाँ पर इनकम टैक्स की बात हो रही है, ओनली इनकम टैक्स की बात हो रही है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर इनकम टैक्स, बिफोर डिविडेंड। इसके अंदर एक चीज़ और आप लिख लीजिए, नॉन इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना। हमें क्योंकि हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड के टाइम हम सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम छोड़ रहे हैं। तो अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एम्प्लॉयड में छोड़ा है, तो इनकम के वक्त भी उसकी इनकम को छोड़ना पड़ेगा। बुक के फॉर्मूले में लिखा हुआ नहीं है, जब क्वेश्चन में अगर आएगा तो बुक वाला भी ऐड करवाएगा, तो इसलिए इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी ऐड कर देना है। डिविडेंड लिखा हुआ है, बट डिविडेंड यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज डिविडेंड तो नेट प्रॉफिट के बाद अप्रोप्रिएशन होता है। नेट प्रॉफिट अगर मेरे पास है, तो इस नेट प्रॉफिट में से मैं डिविडेंड पे करूँगा, तो ऐसा यहाँ डिविडेंड लिखने की ज़रूरत है नहीं, बट बुक के फॉर्मूले में लिखा हुआ है, तो आप फॉर्मूले के हिसाब से याद कर सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस इनकम टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ये आपका नेट प्रॉफिट का यहाँ पर डेफिनेशन हुआ। अब ये सब चीज़ ऐड क्यों करी, ये सब चीज़ ऐड क्यों करी, उसका भी एक लॉजिकल रीज़न होता है, बट उस रीज़न को हम अभी रहने देते हैं, अननेसेसरी वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करे। पहले कैलकुलेशन हम सीख लेते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से आ गई तो क्यों इनको ऐड किया, वो भी हम यहाँ पर फर्दर आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। क्यों अभी इसमें एक चीज़ और है, इनकम टैक्स जो ऐड करते हैं उसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, तो जब क्वेश्चन आएगा जब हम उसको देखेंगे। एज ऑफ नाउ के लिए इतना काफ़ी है। तो ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड, अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन एक बार आ गई, और रेशियोज़ में भी आएगी, डेफिनेशन बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार सीख लिए इट इज़ सफिशिएंट। और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड वाला हमें लेना है। चलिए, तो ये दोनों चीज़ हो गई। अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कुछ भी नाम इस रेशियो को आप दे सकते हो। बहुत इम्पॉर्टेंट रेशियो है बिजनेस की इवैल्यूएशन के लिए, बिज़नेस अच्छा चल रहा है या ख़राब चल रहा है ये जानने के लिए, या जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिज़नेस आप शुरू करोगे तो अलग अलग बिज़नेस में देखोगे
कि किस बिज़नेस का आरओआई ज़्यादा है। जिस बिज़नेस का आरओआई ज़्यादा होगा उस बिज़नेस में आप पैसे अपने इन्वेस्ट करोगे। क्वेश्चन 138। क्वेश्चन 138, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 lakhs, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स वाला दिया गया है। हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम को भी हमें बिफोर करवाना था। यहाँ क्वेश्चन में ऐसा कुछ और है ही नहीं कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम हो या डिविडेंड हो, तो हमारे लिए यही नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब डिविडेंड जीरो है इस क्वेश्चन में, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम भी ज़ीरो है इस क्वेश्चन में। तो जो नेट प्रॉफिट हमें चाहिए वो यहाँ पर मिल गया सीधा 2.5 लाख रुपए का। कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा सीधा क्वेश्चन ने 10 लाख लिख के दे दिया, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आरओआई हमें यहाँ पे निकालना है, तो कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10 lakhs मल्टीप्लाई बाय 100, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10 lakhs मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 25% आपका यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर लेमन टर्म्स में बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? अगर इस बिज़नेस में मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, 25 रुपये मैं यहाँ पर कमा लेता हूँ एक साल में। ये नेट प्रॉफिट पूरा एक साल का है। 100 रुपये लगाता हूँ, 25 रुपये एक साल में मैं कमा लेता हूँ, मतलब 4 साल के अंदर मेरा पैसा वापस आ जाएगा। 4 साल के अंदर मेरा पैसा मुझे वापस से मिल जाएगा। अगर कोई और बिज़नेस होता जिसमें आरओआई 50% आ रहा होता, तो क्या हो जाता? 100 रुपये लगाऊंगा, 50 रुपये एक साल में वापस आ जाएंगे, तो 2 साल में मेरा पैसा वापस आ गया। तो दैट सेकेंड बिजनेस इज़ बेटर, उसका आरओआई 50% है। तो इस क्वेश्चन में 25% है। हायर द बेटर, जितना ज़्यादा हाई हो उतना अच्छा होता है। ये 25% इज ऑल्सो अ वेरी गुड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6 lakhs। देखिए डिविडेंड का कोई मीनिंग निकलता नहीं है ऐड करने का, इसीलिए इसने क्वेश्चंस के अंदर डिविडेंड यूजुअली लिखा नहीं है। डिविडेंड नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6 lakh, तो हमें जो नेट प्रॉफिट चाहिए था वो मिल गया 6 lakh का सीधा सीधा। नेट फिक्स्ड एसेट्स 20 lakhs, नेट वर्किंग कैपिटल 10 lakhs, करंट एसेट्स 11 lakhs, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट तो जो चाहिए वो लिखा हुआ मिल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए लाइबिलिटी साइड अप्रोच अलग है, असेट साइड अप्रोच अलग है। यहाँ डेटा हमें असेट से रिलेटेड मिला हुआ है, तो हम असेट साइड अप्रोच को फॉलो करेंगे। अगर शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस वो सब होता तो लाइबिलिटी साइड रखते। अब यहाँ फिक्स्ड एसेट्स ये सब दिया हुआ है, तो हम असेट साइड अप्रोच फॉलो करेंगे। असेट साइड अप्रोच में हमने क्या क्या लिया था देखते हैं। ये असेट साइड अप्रोच है। असेट साइड अप्रोच में नॉन करेंट एसेट्स लेने, करेंट एसेट्स उसमें ऐड करने, करंट लायबिलिटी माइनस करनी है। और अगर वर्किंग कैपिटल लिखी हुई मिल जाए तो ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी की जगह पे सिर्फ सीधा वर्किंग कैपिटल भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो और नॉन करंट एसेट में क्या क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिक्स्ड एसेट्स को यहाँ पे नेट लिख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स और नेट फिक्स्ड एसेट्स में क्या डिफरेंस है, कौन बता सकता है? फिक्स्ड एसेट्स और नेट फिक्स्ड एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है? What is the difference between fixed assets and net fixed assets? देखो जब भी नेट फिगर कहीं पे आ जाएगी, है ना, जब भी नेट फिगर, जैसे मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट है,
है ना, और फिर एक नेट प्रॉफिट होता है। जैसे आपका सेल्स होता है या फिर नेट सेल्स होता है, परचेजेस होता है या फिर नेट परचेजेस होता है। क्या डिफरेंस होता है सेल्स और नेट सेल्स में? सर नेट सेल्स में रिटर्न रिटर्न्स Less माइनस होता है। कर देते हो, नेट सेल्स में रिटर्न्स आप माइनस कर देते हो। नेट परचेजेस क्या होता है? सर उसमें भी रिटर्न लेस होता है। परचेज रिटर्न्स आप माइनस कर देते हो। ग्रॉस Yes, प्रॉफिट sir. और नेट प्रॉफिट में क्या फ़र्क है? सर इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने माइनस कर दिए। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ भी नेट वर्ड आ रहा है, क्या डिफरेंस है? सर इसमें फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हाँ जी, लेस तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को आप माइनस कर देते हो। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसी तरह देखो, जब भी नेट फिगर आएगा मतलब इस चीज़ से रिलेटेड कोई कुछ उसमें से माइनस होएगा। जैसे जब हमने सेल्स में देखा तो सेल रिटर्न माइनस किया तो नेट सेल्स बन गया। परचेज में से कुछ सेल परचेज रिटर्न माइनस करिए तो नेट परचेज बन गया। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड में फ्रॉम अब्रॉड में से टू अब्रॉड वाला माइनस हो गया तो नेट बन गया। इसी तरह से फिक्स्ड एसेट्स में से जब डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दोगे, लेस डेप्रिसिएशन, तो वो नेट फिक्स्ड एसेट्स बन जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो वो नेट फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पर बन जाएगा। ये आपका डिफरेंस है फिक्स्ड एसेट्स और नेट फिक्स्ड एसेट्स में। तो बैलेंस शीट में हमारा नेट फिक्स्ड एसेट्स ही होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हर साल हम लगाते हैं, तो हमें यहाँ पर नेट फिक्स्ड एसेट्स इसको कंसीडर करना है। मतलब डेप्रिसिएशन कटने के बाद वाला, पहले वाला नहीं लेना है, डेप्रिसिएशन कटने के बाद वाला फिक्स्ड एसेट्स आपको यहाँ पे लेना है। अब इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी नेट फिक्स्ड एसेट ही दिया हुआ है, तो हमें कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो 20 लाख रुपीज़ हम यहाँ पे ले लेंगे। ये 20 लाख हमने यहाँ पे ले लिया। फिर क्या दिया? नेट वर्किंग कैपिटल दिया हुआ 10 लाख रुपए का, तो हमें सीधा ही वर्किंग कैपिटल दे दिया। तो हमें कुछ करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। फिर करेंट एसेट दिया 11 लाख का, मैं उसे इग्नोर कर दूंगा बिकॉज वो वर्किंग कैपिटल में ऑलरेडी आ गया है। वर्किंग कैपिटल में ऑलरेडी वो आ गया है। तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गया? 20 लैक्स प्लस 10 लाख, टोटल 30 लैक्स का मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर हो गया है। 30 लैक्स का कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। 6 लाख का नेट प्रॉफिट था। 6 लाख डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100 गिव्स मी 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। 20% का रिटर्न आ रहा है। अगर इस बिज़नेस में मैं 100 रुपये लगाऊंगा तो एक साल में 20 रुपये में अर्न कर लूँगा। ऊपर वाले में 25 अर्न कर रहा था, तो ऊपर वाला बिजनेस ज़्यादा बेटर था। एनी डाउट्स क्वेश्चन 139 में? चलिए क्वेश्चन 140 पे आते हैं। क्वेश्चन 140, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पर जो हमको नेट प्रॉफिट चाहिए वो लिखा हुआ मिल ही गया, हमें कुछ करना नहीं है। 15% लॉन्ग टर्म डेट 8 लैक्स। लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, नॉन करेंट लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करेंट लायबिलिटी, आप कुछ भी इसे बोल सकते हो। शेयर होल्डर फंड्स 4 लैक्स है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है। तो नेट प्रॉफिट तो सीधा सीधा लिखा हुआ मिल ही गया, कुछ करना नहीं है। नेट प्रॉफिट इज गिवन। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ इन्फॉर्मेशन लाइबिलिटी साइड वाली दी गई है, डेट की इन्फॉर्मेशन है, शेयर होल्डर फंड है, तो हम लाइबिलिटी साइड अप्रोच यहाँ पे लगाएंगे। लाइबिलिटी साइड अप्रोच में क्या था हमारा, इधर आ जाते हैं, ये वाला हो गया। शेयर होल्डर फंड्स कितना दिया है? शेयर होल्डर फंड्स 4 लाख, 4 लाख रुपए का शेयर होल्डर फंड। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस अलग अलग की अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो शेयर होल्डर फंड सीधा मिल गया। लॉन्ग टर्म डेट 8 लाख दिया गया है। लॉन्ग टर्म डेट मतलब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 8 लाख, ये 8 लाख मुझे यहाँ पे मिल गया। लॉन्ग टर्म प्रोविजन कुछ है नहीं, क्वेश्चन में 0 है। ये माइनस करते हैं, गुडविल फिक्टिश एसेट्स कुछ है नहीं, ये सब 0 है।
तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया, 8 + 4 12 लाख रुपीज़ का यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया है। सो 12 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। रिटर्न हमें दिया हुआ ही था 4 लाख का, 4 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100 विल गिव मी 33.33%। 4 lakhs divided by 12 lakhs into 100 will give me 33.33% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हमारा आंसर हो गया। सो अभी तक तीनों क्वेश्चन में कहीं पे भी नेट प्रॉफिट बिफोर वाली कैलकुलेट करने की प्रॉब्लम नहीं आई है, सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन इसने हमें अभी तक सिखाया है। यस, 140 तक किसी को कुछ डाउट? नो सर। क्वेश्चन 141 पे आ जाते हैं। वाई लिमिटेड्स, कंपनी का नाम वाई लिमिटेड है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाज 1 लाख। यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट और टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट दिया गया, हमें बिफोर वाला चाहिए, हमें बिफोर वाला चाहिए है ना। अब इसमें टैक्स वाला कंसेप्ट आएगा, उसे आपको ध्यान से समझना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट इसमें ऐड करना पड़ेगा, टैक्स इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहीं और दिया होगा, इंटरेस्ट दिया होगा, टैक्स दिया होगा, वहाँ से देखकर मैं ऐड करूँगा तो बिफोर वाला मुझे मिलेगा। आगे देखते हैं। करंट एसेट्स 4 lakhs है, करंट लाइबिलिटीज़ 2 lakhs है, फिक्स्ड एसेट 6 lakhs है, 10% लॉन्ग टर्म डेट 4 lakh है, टैक्स का रेट 20% है, इनकम टैक्स का रेट इज़ 20%। कैलकुलेट ROI ऑफ वाई लिमिटेड। तो प्रॉफिट वाला हम कैलकुलेट करेंगे साथ में। कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोग निकालिए, कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड होएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट करिए। 141 सर 8 लाख। 8 lakhs। ओके, बाकी लोग भी करिए। 12 लाख। एक आंसर देना होगा श्रेया, दोनों नहीं, एक आंसर बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में कितना होगा? सर 8 लाख। 8 lakhs। ओके, ठीक है, बाकी लोग कैलकुलेट करिए। सर 8 lakhs। 8 lakhs। ओके, सर 8 lakhs। 8 lakhs। दक्ष का कितना होगा? सर 8। 8 lakhs। तो हमने असेट साइड अप्रोच लिया, लाइबिलिटी साइड अप्रोच लिया, कौन सी अप्रोच फॉलो करी आपने 8 lakhs में? क्योंकि देखो यहाँ पर सर एसेट्स। असेट साइड लिया है। हालांकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट भी गिवन है ना, लाइबिलिटी साइड वाली भी एक चीज़ दी गई है, लेकिन पूरा नहीं दिया गया, सिर्फ एक लॉन्ग टर्म डेट दिया, उससे हमारा काम नहीं होगा। असेट साइड का इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दिया गया, हम असेट साइड अप्रोच को यूज़ करेंगे। करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, वर्किंग कैपिटल हमें मिल गया, उसमें हम फिक्स्ड एसेट्स ऐड कर देंगे 6 लाख का, तो 8 lakhs आपका आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड सब ने बहुत अच्छे से निकाला। अब ये समझते हैं इस ROI वाले के अंदर, ये आखिरी कंसेप्ट है जो आपको मेन समझने की बात है। क्वेश्चन 141, 8 लाख कैपिटल आ गया आपका। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, ये 1 लाख रुपीज़। अब मुझे आसानी से है क्या करना है, इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा और टैक्स को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, तो मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यहाँ पर मिल जाएगा। इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन में, कोई बता सकता है, हाउ मच इज इंटरेस्ट? सर 10%। 10%? किसका 10%? सर 4 लाख का। 4 lakhs का। देखो इंटरेस्ट किस पे लगता है, जो आप लोन लेते हो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होता है, बोरोइंग्स के ऊपर लगता है। तो ये 10% लॉन्ग टर्म डेट, मैंने लोन लिया है और उसके पहले उसकी इंटरेस्ट रेट लिखी हुई है, जैसे डिबेंचर में भी उसकी इंटरेस्ट रेट लिखी होती है, उसी तरह से यहाँ इसकी इंटरेस्ट रेट लिखी हुई है। 4 लाख रुपए का लोन है, उस पर 10% 1 साल का इंटरेस्ट है, तो विच इज़ 40,000 रुपीज़। तो 1 साल का इंटरेस्ट 40,000 रुपये का यहाँ पर बनता है। तो मुझे इंटरेस्ट की फिगर मिल गई
40,000 रुपये की। अगर इसी क्वेश्चन में एक और लोन होता, मान लीजिए 7% डिबेंचर 2 लाख और होता, तो उस पर भी इंटरेस्ट गिनते, उसको भी जोड़ते। जितने डेट्स हैं उनका सबका इंटरेस्ट जोड़ोगे आप। यूजुअली एग्ज़ाम के क्वेश्चन में 1 या 2 तक हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, बट कंसेप्ट वाइज जितने भी डेट्स हैं इंटरेस्ट वाले, सबका आप इंटरेस्ट ऐड करोगे। तो अब मैं जब इसको ऐड कर लूँगा तो मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मिल गया, लेकिन मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स वाला भी मुझे चाहिए, तो टैक्स की वैल्यू मुझे चाहिए। टैक्स कितना है इसके अंदर? टैक्स यहाँ पर 20% है। टैक्स यहाँ पे 20% है। 20% किसका होगा? ऑब्वियसली जितनी आपकी इनकम है उसका 20% होगा, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए मेरी इनकम जो है 1,000 रुपये की है, किसी साल में 1,000 की है, तो मेरा टैक्स कितना होएगा? 20%, विच विल बी इसका 20% इंटू 20/100, 200 रुपीज़ का टैक्स होएगा। तो मेरा नेट प्रॉफिट, नेट इनकम आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? दिस प्लस नहीं माइनस होगा, 800 हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए मेरी इनकम, चलो टर्म हम यहाँ पे प्रॉफिट ही कर देते हैं। मान लीजिए मेरा प्रॉफिट 1,000 है, उस पर टैक्स 20% है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर 800 रुपीज़ का हो जाएगा। तो मुझे 200 रुपये कितना होगा ये निकालना है, 200 वाली फिगर पे मुझे जाना है। क्वेश्चन ने मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 1,00,000 रुपये का। क्वेश्चन ने मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 1,00,000 रुपये का। क्या मैं इस 1,00,000 का 20% निकाल लूँ तो टैक्स मिल जाएगा मुझे? कैन आई फाइंड 20% ऑफ ₹1,00,000? क्या वो सही होगा? नो सर। इसमें देखो आफ्टर टैक्स 800 का अगर मैं 20% गिनूंगा इंटू 20/100 तो 160 रुपये का टैक्स आएगा, बट जबकि एक्चुअल टैक्स है 200, तो इसका 20 निकालना इज़ रॉन्ग थिंग। तो फिर कैसे निकालें इसे? फिर इसको हम कैसे निकालें? तो अगेन आप इसको या तो 100 मान करके करोगे या आप x अज्यूम करके इसे कर सकते हो। जिस भी तरह से आपको आता है x से 100 से आप कैलकुलेट कोशिश करके देखिए कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा इस क्वेश्चन में। ट्राई करें, या तो 100 मान के वाले मेथड से करिए या x अज्यूम करके करिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने की कोशिश करिए एक बार। कॉन्सेप्ट वही है जो पीछे हमने किया ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के टाइम पे, या सेल्स निकालते हो, कैश सेल क्रेडिट सेल निकालते हो, वहाँ भी यही कंसेप्ट यूज होता है। 100 से भी कर सकते हो, एक्स से भी कर सकते हो। अभी तीसरा टॉपिक आ गया, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। या तो एक्स लगाइए, चाहे आप 100 वाला करिए। फॉर द टाइमिंग इंटरेस्ट को भूल जाओ, इंटरेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। 1,00,000 रुपये आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा? 1,00,000 अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा? इंटरेस्ट को छोड़ दीजिए, अभी इंटरेस्ट तो सिर्फ ऐड कर देंगे बाद में, उसका कोई दिक्कत नहीं है। $85,000। 85,000। रिमी देखो 1,00,000 रुपये तो आफ्टर टैक्स आ रहा है, तो बिफोर वाला तो ज़्यादा आएगा ना, इससे कम कैसे हो जाएगा? और भाई टैक्स काटने के बाद 1,00,000 है, तो टैक्स काटने से पहले वाला प्रॉफिट तो ज़्यादा होएगा, और टैक्स जब ही तो कटेगा उसमें से।
कोई और आंसर? किस चीज़ को x मानोगे अगर x से कर रहे हो तो? अगर 100 से कर रहे हो तो किस चीज़ को आप 100 मानोगे? बेसिक प्रिंसिपल क्या है? परसेंटेज जिस चीज़ पे लगानी है, जिस चीज़ पे परसेंटेज लगानी है उसको 100 मानो या उसको x मानो। जिस चीज़ पर परसेंटेज लगानी है उसको या तो 100 मान लो, x मान लो, बात एक ही है। परसेंटेज जिस पे लगा रहे हैं उसको मानना है। कैलकुलेट करते हैं, देखिए टैक्स किस पे लगेगा। देखो दो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट भी हटा देते हैं यहाँ से, प्रॉफिट ही लिखा हुआ काफ़ी है, ठीक है ना। एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स 20% लग जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे हो जाएगा। अगर 100 रुपये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो टैक्स मेरा 20 होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा फिर यहाँ पे 80 रुपीज़ का हो जाएगा। अगर मैं x मान रहा हूँ इसको तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज x, टैक्स विल बी 0.2x और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा मेरा x माइनस 0.2x, x माइनस 0.2x। तो 100 मान सकते हैं, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख है, ठीक है ना। तो अगर आप x में कर रहे हो तो x माइनस 0.2x इज इक्वल टू 1 लाख। अब इसको x के लिए सॉल्व करो तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। अगर आप 100 मान के कर रहे हो, अगर आप 100 मान के कर रहे हो तो 1 लाख कौन सा वाला है? 1 लाख यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाली चीज़ है, ठीक है ना। सर 25,000। 25,000 क्या टैक्स है या प्रॉफिट बिफोर टैक्स है? सर टैक्स। टैक्स है 25,000, ओके। सो ये 80 वाली चीज़ 1 लाख है। मुझे क्या पता पड़ा? 80 वाली चीज़ 1 लाख है। जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, तो निकालना क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 100 ऊपर रखेंगे, जो मालूम है 80 वाली चीज़ मालूम है उसे नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 1,25,000, 1,25,000 रुपये का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। एक्स से सॉल्व करोगे तब भी 1,25,000 का आएगा। अब इसको टेस्ट करते हैं। अगर मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,25,000 होगा, इसका 20% लगाओ, कितना होता है? इसका 20% होएगा 25,000। 25,000 का टैक्स हो गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा यहाँ पे 1 लाख मुझे मिल जाएगा। तो ये तरीका है। परसेंटेज जिस चीज़ पे लगाया जा रहा है उसको 100 मानना है तो 100 मानो, x मानना है तो x मानो। तो उसको मानने के बाद फिर आपका इक्वेशन आराम से आपको मिल जाएगी। तो अब मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया 1,25,000। इंटरेस्ट भी जोड़ देंगे इसमें 40,000 का, इंटरेस्ट के लिए ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1,25,000 प्लस इंटरेस्ट 165 हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट इज 165। कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख, आप 8 लाख आप सब ने पहले निकाल ही लिया था। तो 165 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, इट विल गिव मी 20.63 ROI। 20% का रिटर्न मुझे मिल रहा है। अगर मैं 100 रुपये लगाऊंगा तो मुझे 20 रुपये 63 पैसे एक साल में रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा। एनी डाउट्स? किसी को इसमें डाउट है? तो टैक्स के वहाँ ध्यान रखना है, टैक्स निकालने का एक सेट मेथड है, इसी मेथड से आपको टैक्स निकालना है। पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लो, फिर इंटरेस्ट उसमें जाके जोड़ दो। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, स्टेप यही रखनी है, पहले टैक्स का काम कर दो, फिर इंटरेस्ट भी है तो इंटरेस्ट को उसमें ऐड कर दो। चलिए, श्रेया कुछ डाउट? नो सर। वाणी को कुछ डाउट है? नो सर। दक्ष को कुछ डाउट? नो सर। ओके। रिमी आपको कुछ डाउट है? नो सर। ओके, ठीक है। तो हमारा 141 तक हो गया है। 142 143 कल हम करेंगे, उसके बाद हम टर्न ओवर रेशियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये फटाफट हो जाएंगे अगर आपको आज समझ में आ गया, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही कंसेप्ट है इस ROI में, और कोई कंसेप्ट इसमें एडिशनल नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास हम क्लोज करते हैं।